नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। खबरें थी कि मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने के तुरंत बाद परिसमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन अब इन खबरों पर ब्रेक लग चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे कैसे देश भर में बारिश का कहर चल रहा है। लगातार हो रही बारिश से सभी राज्य बेहाल है। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश से लोग परेशान हैं। ये बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे पीओके में जारी प्रदर्शनों की। जहां पीओके में लगातार प्रदर्शन जारी है, वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के दमन को लेकर पूरी दुनिया में हुई आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया है। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात संसद के मॉनसून सत्र की भी कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा। विपक्ष और सरकार के बीच कोई सहमति ना बन पाने के कारण लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आज भी जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, वहीं इस बीच बारिश के बावजूद संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। रोज की जगह राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने बैनर के साथ नारेबाजी की। बता दें कि गतिरोध खत्म करने के लिए कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि आज लोकसभा की संशोधित व्यवसायिक सूची यानी रिवाइज्ड बिजनेस लिस्ट में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के साथ संसद चलाने में, गतिरोध तोड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सरकार हंगामे के बजाय चर्चा करके सभी फैक्ट्स को सदन में स्पष्ट करके ही इस बिल को पास कराना चाहती है। राहुल गांधी समेत विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक अमित शाह 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जवाब नहीं देंगे, छात्रों पर जिस तरह से 20 जुलाई के मार्च के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस के एक्शन पर जवाब नहीं देंगे, तब तक संसद नहीं चलेगी। इसके अलावा विपक्ष राम मंदिर में चंदा चोरी पर चर्चा की भी मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने परिसमन बिल को लेकर भी विशेष सत्र बुलाए जाने की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण और परिसमन विधेयकों को लेकर 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र में संबंधित जो भी संविधान संशोधन विधेयक है, उनको पारित कराने की नई सिरे से कोशिश कर रही है। इस विधेयक का मकसद 2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के 33% आरक्षण लागू कराना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना है। हालांकि अब ये जो परिसीमन और महिला आरक्षण बिल है, इसको विशेष सत्र में लाने की कोई तैयारी नहीं है। कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक फिर से पेश किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलना है। इस बीच गतिरोध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार 2 मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। पहला, विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, उस पर संसद में आकर जवाब दे। और दूसरा मुद्दा जिस पर विपक्ष चर्चा चाह रहा है वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। तब तक विपक्ष का कहना है कि चर्चा नहीं होने दी जाएगी, हंगामा ऐसे ही जारी रहेगा। तो विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और 20 जुलाई को ही छात्र आंदोलन के दौरान
जब स्टूडेंट्स मार्च कर रहे थे उस बीच छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन चली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने की तैयारी में सरकार थी, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं दे रहा है, संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। इस वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। और चलिए अब बात बाढ़ बारिश के कहर की भी कर लेते हैं। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मॉनसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं बाढ़ ने जनजीवन रोक दिया है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो कहीं भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर, असम, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों की तस्वीर फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। लगातार हो रही मॉनसूनी बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। कुलगाम हो, उरी हो, शोपिया, कुपवाड़ा और अनंतनाग समेत कई इलाकों में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कुपवाड़ा में एक महिला की मौत के बाद इस मॉनसूनी सीजन में जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 32 पहुंच गई है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एकमात्र राज्य नहीं है जहां बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की जान गई है। असम हो, गुजरात हो, अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद करना पड़ा। लगातार बारिश और कई इलाकों में बादल फटने जैसी घटनाओं के बाद हालात अभी भी संवेदनशील हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की अपील की है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, जिससे राज्य में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। 6 और लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या जो परसों तक 85 के करीब थी, अब वो बढ़कर 95 हो गई है, जबकि 14 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,60,000 से ज्यादा हो चुकी है। यानी 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए हैं। विपक्ष की बात करें, इस बीच विभाग के मुताबिक शिवसागर, गोलाघाट और जोरहाट, ये वो जिले हैं असम के जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, जहां हजारों लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं, जिन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं सिर्फ असम ही नहीं, दक्षिण में भी बाढ़ बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। एनसीआर में तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन सुबह सुबह जगह जगह, जिस तरह से आज मौसम ने करवट ली, जगह जगह जलभराव और जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पेशा लोगों को हो रही है। और क्या हालात अलग अलग जगहों में हैं, बाढ़ बारिश से किस तरह से लोग परेशान हैं, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर असम से है, दूसरी दिल्ली, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर, 5वीं उत्तराखंड और उसके बाद गुजरात। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों का हाल बेहाल है। पहली तस्वीर में देखिए, असम इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। 95 लोगों की जान जा चुकी है। 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ बारिश से प्रभावित है। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। कुछ ही घंटों की बारिश और पूरी दिल्ली पानी पानी, सड़कें तालाब बन चुकी है, समंदर बन चुकी है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरी तस्वीर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से है, जहां लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जहां कई जिलों में बादल फटने की वजह से कई लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, जिन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट कराया गया है। नदी नाले उफान पर है। 5वीं तस्वीर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कई हाईवे इस वक्त बंद है, सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है और नदी नाले पूरे उफान पर हैं। और आखिरी तस्वीर गुजरात से है, जहां गुजरात के कई गांव इस वक्त पानी पानी हो गए हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई है और गुजरात में कई जगहों पर
इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। और चलिए अब बात पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध जैसे हालात पर भी कर लेते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले कुछ महीनों से स्थानीय चुनाव और नागरिक अधिकारों को लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हिंसक और व्यापक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने और इंटरनेट ब्लैकआउट की बात भी सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई, इंटरनेट ब्लैकआउट और नागरिकों के हताहत होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे आरोपों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान खींचा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इस खबर ने ध्यान सबका खींचा है। वहीं इस बीच पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट को देश में ब्लॉक कर दिया है। साथ ही विदेशी पत्रकारों के लिए भी नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर किसी भी पेशेवर रिपोर्टिंग के लिए विदेशी पत्रकारों को पहले नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी। इस फैसले के बाद प्रेस की आजादी और मीडिया सेंसरशिप पर को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। विवाद तब बढ़ जाता है जब अल जजीरा ने मुजफ्फराबाद और पीओके के अन्य इलाकों से विरोध प्रदर्शनों, झड़पों और सुरक्षा बलों की कार्यवाही पर रिपोर्ट प्रसारित की। इन रिपोर्ट्स में प्रदर्शनकारियों के आरोप, नागरिकों के हताहत होने के दावे और प्रशासनिक दमन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया, जबकि आंदोलनकारी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे थे। अल जजीरा की रिपोर्टिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनावी माहौल पर केंद्रित थी। इससे ऐसा दावा किया गया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता में काफी ज्यादा असंतोष है। रिपोर्ट में कुछ इलाकों में कम मतदान और वोटिंग के दौरान बाजार बंद रहने की भी बात कही गई। एक और बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में संचार प्रतिबंधों पर अल जजीरा का कवरेज का था। ब्रॉडकास्टर ने यह बताया कि संवेदनशील इलाकों में लंबे समय तक इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद रही। इस वजह से निवासियों और पत्रकारों के लिए जानकारी को इकट्ठा करना, बांटना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। इन रिपोर्ट से यह भी पता चला कि संचार प्रतिबंधों ने विरोध प्रदर्शन और चुनाव के दौरान जानकारी को फैलने से भी रोका। सरकार ने ब्रॉडकास्टर द्वारा पेश किए गए इन आरोपों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अल जजीरा की रिपोर्टिंग को चुनिंदा और भ्रामक बताते हुए आरोप लगाया कि चैनल ने चुनावी प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश किया। मंत्रालय का कहना है कि कुछ चुनिंदा पोलिंग स्टेशनों और पूर्व निर्धारित बयानों के आधार पर पूरे चुनावी माहौल की गलत तस्वीर पेश की गई। हालांकि सरकार ने वेबसाइट ब्लॉक करने की औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के कई इंटरनेट उपभोक्ताओं ने अल जजीरा की वेबसाइट तक पहुंच बंद होने की पुष्टि भी की। लेकिन यहां अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कदम उसकी नजर में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ कार्रवाई है। हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हालात बने हुए, खासकर पीओके की अगर मैं बात करूं, अब खबरें ये हैं कि जो रिपोर्टिंग हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मीडिया कवरेज पाकिस्तान को मिल रही है, उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। रिया, ये केवल विदेशी मीडिया की पाबंदी नहीं है। देखिए, कल विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं, उनका बयान आया था। उन्होंने भारत की तरफ से जो है इसका विरोध किया था और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का ही विरोध किया था, क्योंकि चुनाव जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और वो पाक ने उसे अनधिकृत तौर पे उससे कब्जा किया हुआ है और उससे आज़ादी की लड़ाई वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की से आज़ादी की।
और पाकिस्तान वहां पर चुनाव कराने की ये कर रहा का नाटक कर रहा है, और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये साबित करने के लिए जा रहा है कि पीओके पर उसका अधिकार है और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह जो चुनाव जो है 3 अगस्त के जिस प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने वहां पर अत्याचार किया था, हिंसा की थी, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की थी, उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है अल जजीरा ने अपने यहाँ प्रकाशित की थी। और जिसके बाद से विदेशी मीडिया पे, केवल अल जजीरा नहीं, बीबीसी ने भी वहां पर मीडिया पे 3 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक रिपोर्ट दिया था। उसके बाद से ही फॉरेन मीडिया गाइडलाइन को एक निकाला गया पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें सभी जो फॉरेन मीडिया हैं उनको लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बाहर जाने के लिए एक एनओसी का प्रावधान किया गया कि अगर आप इन तीनों शहरों से अगर बाहर जाकर के रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपको हमारे यहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी। और पत्रकार कहीं भी पाकिस्तान में घूमे और उसको अगर सरकार की एनओसी केवल घूमने के लिए लेना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता का हाल क्या है। कुल मिलाकर के पीओके में पाकिस्तान जो है अत्याचार कर रहा है, दिखावे का नाटक कर रहा है, दिखावे का चुनाव करा रहा है, दिखावे की निष्पक्षता कर रही है। वहां जो पीस कमेटी बनाई गई थी रिया, जो जब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे और चुनाव का विरोध कर रहे थे, तो सरकार के साथ जो उनकी लड़ाई, उनका जो संघर्ष चल रहा था, इससे निपटारे के लिए, बातचीत के लिए एक पीस कमेटी बनाई गई थी। और पीस कमेटी का जो हेड था, उसका संबंध जो जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद का वहां का क्षेत्रीय जो हेड था, उसको पीस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे मसले को ले रहा है और पीओके में चुनाव कराने का नाटक कर रहा है। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को और खासतौर पे यूनाइटेड नेशन को भी भारत की तरफ से रिपोर्ट दी गई है और कहा गया है कि पीओके में पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, जनतंत्र का गला घोंट रहा है और जनतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं जो वहाँ के नागरिक हैं उन पर हिंसा की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है। अब तक जो रिपोर्ट मिली है, आधिकारिक रिपोर्ट के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से तो केवल 15 या 20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से करीब 300 से ज्यादा लोगों की हत्या जो है वहां पर पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान के सैनिकों ने वहां पर कर दी है। और पूरे चुनाव को अपने तरीके से वो कर रहे हैं और बहुत जल्द 7 तारीख को कल जो है चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख या 12 तारीख को जो है वहां पर चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। और जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ की पार्टी वहां पर लीड लिए हुए है और ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ वहां एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जी मुकेश जी, लेकिन जिस तरह से वेबसाइट्स को वहां पर ब्लॉक करना, न्यूज से जुड़ी हुई वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, रिपोर्टिंग के लिए कहना कि एनओसी लाइए उसके बाद रिपोर्टिंग होगी, इंटरनेट सेवा को बंद होना, और जिस तरह से आसिम मुनीर की जो आर्मी है वो वहां पर बर्बरता बरत रही है, क्या समझा जाए? क्या पीओके की सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल, पीओके की सच्चाई छुपा ही रहा है और साथ में मीडिया की स्वतंत्रता पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इस बात को भी बता रहा है। पीओके को लेकर के हमेशा बैकफुट पे रहा है पाकिस्तान और वहां पर किसी भी निष्पक्ष मीडिया को वो नहीं चाहता है पाकिस्तान की वहां की रिपोर्टिंग की जाए, क्योंकि वहां पर शोषण का जो लेवल है, वहां पर जो लोग हैं पीओके के, वहां लगातार पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार वहां पर अत्याचार की सारी हदें जो है उन्होंने पार कर दी है। जो हाल बालूचिस्तान का है वही हाल पीओके का है। और दोनों ही जगहों पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्युपाई किया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भारत ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत हमेशा इस मसले को उठाता रहा है। और इस बार भारत की इस आवाज के साथ अल जजीरा और बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो उसको मजबूत कर रही थी। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को लगा कि भारत जिस मुद्दे पर पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है उसके मुद्दे को सपोर्ट करने वाली ये रिपोर्ट है, इसलिए उन्होंने विदेशी मीडिया को पीओके में जाने से मना कर दिया। केवल 2 बीबीसी और अल जजीरा की बात नहीं है, बाकी जो दूसरे मीडिया थे उनको भी वहां पर बैन कर दिया गया, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई थी कि अल जजीरा और बीबीसी को बैन करने के बाद से वो रिपोर्ट, विजुअल्स और बाइट्स जो है वो आउटसोर्स कर रहे थे दूसरे स्थानीय पत्रकारों के जरिए। तो इसलिए वहां पर सारी तरीके की रिपोर्टिंग वहां बंद कर दी गई है। केवल वहां पर पाकिस्तान का अपना जो सरकारी मीडिया है वो वहां पर काम कर रहा है। जो सेना है वहां पर, सेना के लोग जो हैं वही मीडिया का भी काम कर रहे हैं और वो अपने मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और चुनाव में कोई धांधली नहीं हो रही है, बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। इस तरीके की बातें वहां की सेना की तरफ से जो है रिपोर्ट की जा रही है सरकारी मीडिया की तरफ बिल्कुल, से। यानी पीओके की स्थिति को लेकर पाकिस्तान
पाकिस्तान एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवालों के घेरे में है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान में एक बार फिर से गृह युद्ध जैसे हालात, जिस तरह से पीओके की बात की जाए या फिर बलूचिस्तान, वहां के लोग जो हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो इस वक्त परेशान हैं आसिम मुनीर की आर्मी से। और अब जिस तरह से पाकिस्तान कदम उठा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहा है, ये अब सवालों के घेरे में है। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।